सभी को मेरा सादर जय श्री राम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कामना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और मस्त होंगे। अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसको हम वहीं से शुरू कर दें। और टॉपिक था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज इसका पार्ट 5 पढ़ेंगे। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा प्रकरण है व्याकरण का जिसके प्रश्न हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वेदर इट इज मैंशनड और नॉट इन योर सिलेबस। पाठ्यक्रम में उल्लिखित हो या ना हो, प्रश्न आता ही आता है। उसके पीछे का कारण है, पहले तो पुष्टि कर देना आप पेपर देख करके कि आता है कि नहीं आता है, तो आपको भी लग जाएगा कि यहाँ आता है। उसके पीछे का कारण क्या है कि ये अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है, बल्कि बहुत सारे टॉपिक्स का, बहुत सारे प्रकरणों का एक सम्मिश्रण है। जिस विद्यार्थी ने अपने जीवन के किसी भी कालखंड में अंग्रेजी व्याकरण पढ़ी होगी तो उसको भली भांति पता है कि इसी के अंतर्गत नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, टेंस आता है, नंबर, पर्सन्स, और देख भी रहे होंगे आप। इसीलिए ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अवश्य पूछा जाता है, चाहे तो टेंस के माध्यम से पूछ लिया जाता है, चाहे तो नाउन में आ जाता है, चाहे एडजेक्टिव वाले प्रकरण में आ जाता है, क्योंकि इसमें सभी का सम्मिश्रण है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वापस जुड़ जाइए उसी जुनून, जोश, संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ। मैं आपको गत व्याख्यान में बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताकर गया था कि वन ऑफ के बाद कैसी नाउन आएगी, वर्ब कैसी आएगी, वन ऑफ के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो फिर कौन सी वर्ब लगाएंगे, दी ओनली वन ऑफ आ रहा है तो क्या लगाएंगे। बहुत अहम कंसेप्ट थे वो। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा थोड़ा आगे। देखो, मेरे ख्याल से मैं 14-15 आपको बता चुका था, तो आज वहीं से आगे कर दें। देखो, द नंबर ऑफ, उसको थोड़ा जगह छोड़ दें। अ नंबर ऑफ a great number of a large number of large numbers of PCN मान प्लूरल काउंटेबल नाउन। बता रहा हूं मैं हर दिन आपको, प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी कि बहुवचन गणनीय संज्ञा। वर्ब प्लूरल, वी फॉर वर्ब, पी फॉर प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल में भी कौन सी? प्लूरल। लेकिन इसके साथ ये ऊपर मैंने अलग से क्यों लिखा है, जरा उसको गौर कर लीजिएगा। इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन तो आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आते हैं। हेलो, इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये, यहाँ से प्रश्न अक्सर आता ही आता है। बहुधा प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं। एसएससी में खूब पूछे हुए हैं, आरपीएससी और दूसरे पीएससी के अंतर्गत बहुत प्रश्न आता है। द नंबर ऑफ से विशेष ध्यान देना इस वाले को। इसके साथ भी पीसीएन आता है, इनके साथ भी पीसीएन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन यहाँ वर्ब प्लूरल है और यहाँ वर्ब सिंगुलर है। तो अब मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ और उनके माध्यम से आप पुष्टि करना कि जो लिखे जा रहे हैं वो सही है या गलत है। हटाऊं, नोट कर लीजिएगा आप इसको। देखिए, कुछ सेंटेंस देखते हैं। पहला, a large number of student, a large number of students don't know how to prepare for competitive exams
a number of students doesn't work hard. A great number of Indian don't get up early in the morning. Don't get up early in the morning. The number of questions are 40. The number of students are 60 in this class. ये कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं और इनके माध्यम से आपको ये देखना है कि हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था वो इन पर अप्लाई हो रहा है या नहीं। चलो, सबसे पहला सेंटेंस है अ लार्ज नंबर ऑफ, मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ। अ लार्ज नंबर ऑफ बिल्कुल सही, स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ नाउन बहुवचन की आती है। डोंट आपको अच्छे से पता है कि डू एक वचन बहुवचन के साथ आता है और डज डू बहुवचन के साथ आता है और डज एक वचन के साथ। तो यहाँ बहुवचन का आना चाहिए क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन भी बहुवचन की और वर्ब भी। तो डोंट बिल्कुल सही है। डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव स्पेलिंग COMPETITIVE कॉम्पिटिटिव, ध्यान रखना साहब। तो ये वाक्य अपनी जगह बिल्कुल सही हो गया। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन भी बहुवचन की और वर्ब भी बहुवचन की। तो अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मतलब कि बहुत सारे विद्यार्थी ये नहीं जानते कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं। उसके बाद मूव टू द सेकेंड, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, बच्चों और बच्चियों। अ नंबर ऑफ के बाद नाउन कैसी? बहुवचन की। एंड वर्ब शुड बी प्लुरल, लेकिन यहाँ पर कैसी है? एक वचन की। अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि डज एक वचन के लिए और डू बहुवचन के लिए। इसका मतलब यहाँ पर डज नॉट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अ नंबर ऑफ के बाद नाउन तो बहुवचन की होती है, नाउन भी बहुवचन की होती है और क्रिया भी बहुवचन की होती है। तो हमें लगाना पड़ेगा क्या? डोंट। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डोंट वर्क हार्ड। अब आपका वाक्य सही हो गया कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो कठिन परिश्रम नहीं करते। मूव टू द थर्ड, अ ग्रेट नंबर ऑफ इंडियन। अ ग्रेट नंबर ऑफ के बाद जानते हो आप कि अ नंबर ऑफ हो या अ लार्ज नंबर ऑफ हो, अ ग्रेट नंबर ऑफ हो, इनके बाद नाउन हमेशा प्लुरल, लेकिन इंडियन हमेशा यहाँ दिखाई दे रहा है सिंगुलर। तो हमको इसके साथ एस का प्रयोग करना पड़ेगा। अ ग्रेट नंबर ऑफ इंडियंस, अभी आपका नाउन सही हो गया। क्या वर्ब इससे सुटेबल हो रही है? इसके अनुसार है डोंट। जी हाँ, इसके साथ वर्ब हमेशा बहुवचन की आती है। डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब हमारा वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो गया, चूंकि कहा जा रहा है कि ग्रेट नंबर ऑफ इंडियंस डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत सारे भारतीय सुबह जल्दी नहीं उठते। चौथे पर आइए, अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जी हाँ, सॉरी, द नंबर ऑफ क्वेश्चन। जी हाँ, अब यहाँ थोड़ा सा हमारा सेंटेंस बदल गया है। द नंबर ऑफ के साथ छात्रों और छात्राओं, नाउन तो बहुवचन की आती है, तो बिल्कुल क्वेश्चन तो सही है, लेकिन क्रिया एक वचन की आती है, यानी यहाँ हमें लगाना पड़ेगा इज। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 40, प्रश्नों की संख्या 40 है। फिर आइए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हेलो, क्या बोल रहा हूँ? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जी हाँ, द नंबर ऑफ के बाद नाउन बहुवचन की। नाउन मस्ट बी प्लुरल आफ्टर द नंबर ऑफ, बट वर्ब शुड बी प्लुरल। तो यहाँ हमें आर नहीं इज का प्रयोग करना होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
इज 60 इन दिस क्लास, इस क्लास में विद्यार्थियों की संख्या 60 है। तो क्या समझे, याद रहेगा आपको, अ नंबर और द नंबर सबके साथ नाउन तो प्लूरल, लेकिन द नंबर वाले केस में, द नंबर वाले केस में वर्ब सिंगुलर। उसका कारण क्या है कि वो द जो आर्टिकल वो डेफिनेट है, वो निश्चितता को बता देता है, एक इकाई के रूप में प्रकट करता है वो, समझ रहे हो। फिर आप कहोगे अंतर क्या है दोनों में, हिंदी में, हिंदी करोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 40 बोलूँ और अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 40 बोलूँ, दोनों का मायना एक ही है, समझ रहे हो। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो बहुवचन की, लेकिन वर्ब एक वचन की। मैं आगे बढ़ता हूं, हटा दूं, देखो अगला कंसेप्ट, द अमाउंट ऑफ a large amount of a good deal of इनके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और वर्ब वो भी सिंगुलर। ध्यान दीजिएगा साहब, क्या बोल रहा हूं, द अमाउंट ऑफ a large amount of a good deal of इनके साथ वर्ब नाउन तो कैसे आएगी, नाउन तो कैसे आएगी, अनकाउंटेबल, और वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर। फिर सुनो क्या कहा, द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ गुड डील ऑफ, इनके साथ सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, यू फॉर अनकाउंटेबल, एन फॉर नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। वैसे भी अनकाउंटेबल नाउन जनरली सिंगुलर ही होती है, और वर्ब भी कैसी लगाओगे, सिंगुलर। किनके साथ, चूंकि ये अनकाउंटेबल और ये मात्रा को ही प्रदर्शित करते हैं। यहां एक और लिख लेना आप लोग, अ ग्रेट डील ऑफ, मात्रा को प्रकट करते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस इसके भी देखते हैं, देखो जरा, आप बताना मुझे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। देखो, द अमाउंट ऑफ मनी was not as much as I expected. The amount of money was not as much as I expected. The amount of money is yet to be, the amount of money is yet to be, इसका आशय हुआ, the amount of money is yet to be paid, अभी भी चुकाया जाना है। देखते हैं क्या आगे, एक दो सेंटेंस और देखें, अ गुड डील ऑफ वाटर इज प्योर, अ ग्रेट डील ऑफ milk is at to be sold। अब तुरंत आप इनको देखिए एक एक करके, द अमाउंट ऑफ मनी,
धन की मात्रा। आप जानते हो सिंगुलर आ रही है, वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए द अमाउंट ऑफ के बाद, नाउन भी अनकाउंटेबल और सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। इसका मतलब बिल्कुल सही है हमारा दिया हुआ वाक्य। क्या था जी इसका हिंदी मायना क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ मनी वाज नॉट एज मच एज आई एक्सपेक्टेड। वो जो धन की मात्रा थी ना वो उतनी नहीं थी जितनी मैंने उम्मीद की थी। द अमाउंट ऑफ मनी, अगला और देखो, द अमाउंट ऑफ मनी इज एट टू बी पेड। एट टू बी, इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बी के बाद, अगर बी आ रहा है तो अभी भी पे की जानी है। द अमाउंट ऑफ मनी इज एट टू बी पेड, अर्थात धन की मात्रा अभी पे की जानी है, चुकाई जानी है। यहाँ जरा गौर करना, मनी के बाद हमारे पास इज आ रहा है, जी हाँ, इसका मतलब वाक्य शुद्ध है। तीसरा देखो, अ गुड डील ऑफ वाटर। अ गुड डील ऑफ वाटर, पानी की बहुत अच्छी मात्रा। गुड डील ऑफ का मतलब बहुत मात्रा। इज प्योर, प्योर यानी शुद्ध है, पानी की मात्रा बिल्कुल शुद्ध है। और यहाँ ध्यान देना ये इज किसके अनुसार आ रहा है, वाटर के अनुसार, तो ये हमारा दिया वाक्य भी शुद्ध है। अ ग्रेट डील ऑफ मिल्क। अ ग्रेट डील ऑफ बोलो, गुड डील ऑफ बोलो, इनका तात्पर्य बहुत बड़ी मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। अ ग्रेट डील ऑफ मिल्क, इसके बाद भी इज आ रहा है। वापस देखो, एट टू बी सोल्ड, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में अभी दूध बेचा जाना है। यानी कोई दूध बेच रहा होगा, कुछ बेच दिया और बहुत सारा अभी बेचा जाना है, तो बोल रहा है कि अ ग्रेट डील ऑफ मिल्क इज एट टू बी सोल्ड। बहुत सारी बड़ी संख्या में, संख्या नहीं मात्रा, बहुत बड़ी मात्रा में भी दूध बेचा जाना है। तो आपने ये देखा है द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। यहाँ चाहो तो आप एक वाक्य इसका भी बना सकते हो, क्या जी, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, लिख लीजिएगा एक वाक्य इसका भी, अ लार्ज अमाउंट ऑफ a large amount of milk has been taken। a large amount of milk has been taken। पैसिव वॉइस में वाक्य हो गया, बहुत सारी मात्रा में दूध ले लिया गया। हैज बीन एक वचन क्या आ रही है, सिंगुलर हो रही है, हैज एक वचन ही है, समझ रहे हो बात को, तो सिंगुलर, इसका मतलब आपके वाक्य सही थे। थोड़ा आगे बढ़े, देखो अब एक अति महत्वपूर्ण कंसेप्ट पर मैं आ रहा हूं, हटा दूं। देखो बहुत काम का कंसेप्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान दीजिएगा। इट, इसके बाद टू बी क्रिया, फिर आपको मिल जाए नाउन या प्रोनाउन। इस एक कंसेप्ट में ही आपके तीन चार कंसेप्ट क्लियर होंगे, और उसके बाद फिर आ जाए हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन, और उसके बाद लगाना हो आपको वर्ब, तो ये आएगा एंटीसीडेंट के अनुसार। अब ये सब क्या होता है, यहाँ से ही एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इस इट पर आइए। इट जो है एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होने का तात्पर्य क्या है, परिचय देने वाला, परिचय देने वाला, परिचयात्मक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है इट। इसके बाद जो वर्ब आती है वो टू बी। तो ये टू बी क्या है पहले तो ये देख लीजिएगा। तो टू बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर, ये बीइंग वगैरह सब इसी के अंतर्गत आते हैं। बात समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो है इस टू बी का फॉर्म हमें यूज करना है सिंगुलर। क्या बोल रहा हूँ, इट के बाद, इट के बाद जो टू बी है, टू बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, इसके अंतर्गत हमें कौन सी यूज करनी होगी, सिंगुलर। अब इसमें सिंगुलर देखो कौन कौन है, एक तो इज है और एक वाज, यानी कि ये क्रियाएं हमारे काम में की यहाँ नहीं है। सुनो फिर बोल रहा हूँ, क्या कहा मैंने, इट के बाद सदैव एक वचन की क्रिया आती है। इट के बाद सदैव एक वचन की क्रिया आती है, और यहाँ टू बी वर्ब के अंतर्गत बात करता हूँ तो इज और वाज, टू बी वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी दूसरी अन्य क्रिया की बात नहीं कर रहा। और टू बी क्रिया का जो सिंगुलर रूप है हमने इज, और पास्ट में वाज, क्योंकि हमें सिंगुलर रूप लेना है।
तो जब टू बी क्रिया का सिंगुलर फॉर्म यूज करना है तो या तो इज या तो वाज। अब दूसरा कंसेप्ट यही ध्यान देना, ये जो नाउन या प्रोनाउन है यह सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। सब्जेक्टिव फॉर्म, कौन सी फॉर्म में? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब क्या है कि मी नहीं आ सकता, आई आएगा, क्योंकि आई सब्जेक्टिव फॉर्म में और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। इसके बाद रिलेटिव, आरपी क्या था, कल भी बताया था आपको, रिलेटिव प्रोनाउन। और वो रिलेटिव प्रोनाउन यहां मुख्यतः क्या क्या मिल सकता है आपको? हु, और आपको मिल सकता है दैट और विच। जनरली हु आपको मिलेगा यहां पर। अब जो क्रिया होगी वो एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट के अनुसार। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती यानी कि जो पहले आ रहा है। तीन चार बातें होंगी, कुछ समझ पड़ा? अभी उदाहरण के माध्यम से और समझ जाओगे। फिर भी एक बार देखो कि इट के बाद टू बी वर्ब आ रही है, सिंगुलर होगी। अब टू बी वर्ब का सिंगुलर रूप कौन सा? या तो इज या तो वाज। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा वो कौन सी फॉर्म में होगा? सब्जेक्टिव फॉर्म में। उसके बाद क्या मिल सकता है आपको? रिलेटिव प्रोनाउन हु, दैट और विच। जनरली क्या होगा? हु। क्रिया कौन सी लगाओगे? जो सबसे खास बात है, एंटीसीडेंट के अनुसार। तो आप इसको एक बार उतार लीजिए, उसके बाद में इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखता हूं। कर दो डिलीट। देखो, कंसेप्ट समझ में ना आया हो तो परेशान ना हो, अभी उदाहरण के माध्यम से सब क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी। देखो, इट इज वी who is always with you। बहुत अच्छे से समझना, ध्यान रखना, यहां काफी त्रुटि होती है। इट इज अस who are working hard। It is me who always try to do my best। It is Mohan who loves you very much। It is them who love the poor unconditionally। It is your father who always do his best for you। ये कुछ उदाहरण आपके सामने हैं और इन उदाहरणों के द्वारा आप लोग समझोगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, और सिद्ध करेंगे कि वो जो कुछ हमने देखा था कि इट के बाद जो टू बी आता है उसका कौन सा रूप होता है, रिलेटिव प्रोनाउन आता है, उसके बाद वर्ब कैसे लगाते हैं,
और जो प्रोनाउन आता है उसकी फॉर्म कैसी होती है, सारी बातें यहाँ देखेंगे। देखो सबसे पहले इट के बाद यहाँ आ रहा है क्या, इज। ये इज टू बी है, जी हाँ। टू बी में क्या क्या देखा था आपने, बी में क्या क्या देखा था आपने, बी में आपने क्या क्या देखा था, इज, एम आर और वाज वर। तो यहाँ आपने क्या देख लिया कि इज आ रहा है। उसके बाद हमने रखा वी, जी हाँ। इस इज का इस वी से कोई लेना देना नहीं है, ये यहाँ तक है, इट इज, यस। वी, अब रिलेटिव प्रोनाउन आ गया और ये आपका प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, यहाँ अस नहीं हो सकता। जी हाँ, यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म ही आती है टू बी के बाद। तो इट इज वी हु। अब ये जो क्रिया आएगी ना, ये इसके एंटीसीडेंट के मुताबिक आएगी, इसके रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट, और इसका एंटीसीडेंट कौन है, वी। अब आप मुझे बताओ कि वी के अनुसार आप इज लगाओगे या आर लगाओगे। आप तुरंत बोल दोगे कि साहब आर आएगा। बात समझ में आ रही है, वो तीनों बातें लेकर चल रहे हैं। इट के साथ इज लगा दिया, इस इज का वी से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ अस नहीं आ सकता, और आएगा तो वो गलत होगा। तो इट इज वी हु आर ऑलवेज विद यू, इसका मतलब है कि ये हम ही हैं जो हमेशा आपके साथ हैं। मूव करते हैं सेकंड पर। इट इज, ठीक है साहब, अस, हेलो। अस तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, क्योंकि आपने गौर किया हो तो मैंने इसके पहले भी बताया था, आई, मी, वी, और ये इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस। यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू, ही की हिम, शी की हर, इट की इटी होती है, इट की इटी होती है, इट की इटी होती है, और दे की देम, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये फॉर्म आएगी, ये वाली नहीं आएगी। हटा दूँ, जिनको नहीं मालूम हो वो चिपका लेना। देखो तो अस नहीं आएगा जी, इसकी जगह में किसका यूज करना पड़ेगा, वी का यूज करेंगे। इट इज वी हु आर, ये आर क्या सही है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि इसका सब्जेक्ट वी है, ध्यान रखना। और इसका तो इनसे कोई लेना देना नहीं, ये तो परिचय दे रहा है। इट इज वी हु आर, ये आर किसके मुताबिक, वी के अनुसार, वर्किंग हार्ड। अब आपका वाक्य सही हो गया। इट इज वी, वो ये हम ही हैं जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं। मूव टू द थर्ड। इट इज मी, भाई साहब भयंकर बोला जाता है, बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग धड़ल्ले से बोलते जाते हैं, इट्स मी, इट्स मी। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, ध्यान रखना, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, क्योंकि जब ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, तो फिर ये कैसे शुद्ध होगा। हैव गॉट माई पॉइंट। तो ध्यान रखना, इट्स मी कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इट इज के बाद या इट प्लस टू बी के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म आती है, और मी तो कौन सी फॉर्म है जी, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ क्या आएगा, इट्स आई। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने शायद ही सुना हो, बहुत कम सुना होगा, इट्स आई। एग्जाम के व्यू से याद रखना, बोलने में कुछ भी बोलना, क्योंकि बोलने में तो हम इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज कर लेते हैं, स्लैंग का यूज करते हैं अक्सर। क्या कहा आपने, इट इज आई हु ऑलवेज ट्राई। अब मुझे सूचित करो, ये जो ट्राई वर्ब है, ये तो एडवर्ब हो गया ना, ऑलवेज, इसका तो कोई यही नहीं है। अब ये जो ट्राई है वो किसका फॉलो करेगा, इट का या आई का, जोर से बोलो, सुन रहा हूँ मैं। ये ट्राई किसका फॉलो करेगा, आई का या इट का, आई का। और हमें अच्छे से पता है कि आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, एस या एस नहीं लगता है। इसका मतलब ट्राई बिल्कुल सही है। तो क्या कहा, इट इज आई हु ऑलवेज ट्राई टू डू माई बेस्ट। ये मैं ही हूँ या मैं हमेशा मेरा सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करता हूँ। इट इज आई हु ऑलवेज ट्राई टू डू माई बेस्ट। चौथे पर मूव कीजिए, मोहन। ये मोहन यहाँ नाउन है, पर कौन सी फॉर्म है, ये सब्जेक्ट। अब देखो, नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही रहता है, एक ही रहता है। क्या बोला मैंने, नाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म एक ही रहता है, नहीं समझे। देखो आई लव राम,
और जब राम को आगे ले आऊं, थोड़ा अक्ल लगाना भैया। आई सब्जेक्ट था, इस फॉर्म में था, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया मी। लेकिन हेलो, गौर करना, राम ऑब्जेक्ट में भी राम है, राम सब्जेक्ट में भी, क्योंकि राम नाउन है और आई प्रोनाउन है। तो जो नाउन होते हैं वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट वो एक ही रहते हैं, लेकिन प्रोनाउन की तो फॉर्म होती है ना अलग अलग, इसलिए यहाँ मोहन को हम सब्जेक्ट मानेंगे। समझ रहे मेरी बात को? आपसे कहा जाए कि मोहन सब्जेक्ट नाउन है और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही रहता है, पर यहाँ कौन सी फॉर्म बैठा हुआ है? सब्जेक्ट की फॉर्म में। कैसे पता लगा? इट इज के बाद आ रहा है। हु लव्स, मेरे प्यारे बालकों और बालिकाओं, ये लव्स किसका फॉलो करेगी? माउंस का। इट इज मोहन हु लव्स यू वेरी मच। ये मोहन है या मोहन ही तुम्हें बहुत प्रेम करता है। इट इज मोहन हु लव्स। अब आप मूव कीजिए किस पर? 5 पर। इट इज देम। क्या ये करना सही होगा? बोलिए। नो, चूंकि भी देख चुके आप कि देम तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और हमें कौन सी फॉर्म चाहिए जी? यहाँ पर सब्जेक्टिव, तो दे लगाना पड़ेगा। कंफ्यूज मत होना, इट इज दे। यस, क्योंकि इस दे का इससे कोई लिंक नहीं है। ये तो इट इज अलग है। इट इज, ये तो परिचय दे रहा है। दे, ये वही है। दे हु लव, मेरे प्यारे बालकों और बालिकाओं, वो आपके फर्स्ट फॉर्म आ रही है। जी हाँ, तो इट इज दे। अब ये जो लव है ये किसका फॉलो कर रहा है? दे का। याद रखिएगा, मैं हटाता हूँ इसको। क्योंकि इसका एंटीसीडेंट, इस हु का एंटीसीडेंट क्या है? दे। तो इट इज दे हु लव द पुअर। कल या परसों में बताया था मैंने आखिरी व्याख्यान में कि किसी एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल द लग जाता है तो वो बहुवचन नाउन हो जाती है। इसका मतलब है सभी गरीब, अनकंडीशनली, अनकंडीशनली, बिना शर्त के। अरे वे हैं जो गरीबों को बिना शर्त के प्रेम करते हैं, अनकंडीशनली प्रेम करते हैं। हैव गॉट? आगे आते हैं। इट इज योर फादर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इट इज योर फादर हु ऑलवेज। अब इस डू का सब्जेक्ट कौन है? योर फादर। और योर फादर एक वचन है या बहुवचन है? योर फादर तो एक वचन ही होगा। जब ये एक वचन होगा तो यहाँ डू का प्रयोग नहीं होगा, हमें लगाना पड़ेगा डज। क्यों? क्योंकि इसका हर वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, जिसका सब्जेक्ट कौन है? फादर। तो क्या कहेंगे? इट इज योर फादर हु ऑलवेज डज हिज बेस्ट फॉर यू। ये आपके पिताजी हैं, या आपके पिताजी ही आपके लिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ करते हैं। हटा दूं? उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट बहुत भली भांति समझ में आपको आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। यहाँ से एलडीसी कोड के पर्चे में प्रश्न है, जहाँ अगला कंसेप्ट दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। A variety of plus PCN the variety of plus PCN। यहाँ तक तो वही, आप कहेंगे यहाँ धन लगा दिया, ये लो हटा दो। क्योंकि किसी के इसी में फ़र्क पड़ जाता है, यहाँ तो धन नहीं लगाया, दोनों के बीच यहाँ लगा दिया। अब आप देखिए कितने बच्चों को याद है, ये एलडीसी के पर्चे में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ से अ वेराइटी ऑफ और द वेराइटी ऑफ, दोनों के बाद पीसीएन, प्लुरल काउंटेबल नाउन। लेकिन विद्यार्थियों वर्ब अलग अलग, जहाँ ए वेराइटी ऑफ आ रहा है वहाँ तो वर्ब होती है प्लुरल, और जहाँ द वेराइटी आ रहा है वहाँ पर वर्ब होती है सिंगुलर। समझ गए बात को? क्या कहा जी मैंने? जहाँ पर अ वेराइटी आता है वहाँ तो वर्ब क्या होती है हमारी? प्लुरल, और जहाँ द वेराइटी आता है वहाँ पर, तो हम इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं, जरा देखना। A variety of book is a variety of book is available here. A variety of
गुड थिंग्स अट्रैक्ट एवरीवन। मुझे नहीं पता कौन सा सही है कौन सा गलत है, अभी हम सेंटेंस देख रहे हैं, उसके बाद हम इनकी पुष्टि करेंगे। देखो, द वैरायटी ऑफ गुड थिंग्स अट्रैक्ट एवरीवन। The variety of pens are not available here. देखो, सबसे पहला हमारे समक्ष क्या है जी, अ वैरायटी ऑफ बुक। मुझे लग रहा है कि यही गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? अ वैरायटी ऑफ के साथ नाउन हमेशा बहुवचन, अब हो गया बुक्स। फिर देखो, अ वैरायटी के साथ वर्ब हमेशा प्लुरल, यानी कि हमें लगाना पड़ेगा आर। अ वैरायटी ऑफ बुक्स आर अवेलेबल है। किताबों की जो वैरायटी वो यहाँ उपलब्ध है। दूसरा, अ वैरायटी ऑफ गुड थिंग्स, बिल्कुल सही है। गुड थिंग्स, गुड एडजेक्टिव है, थिंग्स नाउन है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, गुड क्वालिफाई कर रहा है थिंग्स को। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स? गुड थिंग्स। अ वैरायटी ऑफ गुड थिंग्स अट्रैक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जी हाँ, अ वैरायटी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या एस नहीं आता। अट्रैक्ट एवरीवन, यानी कि जो अच्छी चीज़ों की वैरायटी है ना, वो सबको अपनी ओर खींचती है। तीसरा है द वेराइटी ऑफ गुड थिंग्स। द वेराइटी ऑफ गुड थिंग, यहाँ द वेराइटी आ रहा है, गुड थिंग्स, गुड थिंग्स। अब आपको मालूम है कि द वेराइटी आ गया तो यहाँ तो बहुवचन ही आना चाहिए, तो बिल्कुल आ रहा है। और क्रिया आनी चाहिए सिंगुलर, और ये सिंगुलर नहीं, अभी प्लुरल है। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हमेशा बहुवचन होता है, उसमें एस या एस लगाने से वो एक वचन। अब आप देखेंगे अट्रैक्ट्स एवरीवन, अब ये सही हो गया। फोर्थ पर मूव कीजिए, द वेराइटी ऑफ पेन्स। पेन्स बिल्कुल सही है, क्योंकि द वेराइटी ऑफ के बाद नाउन बहुवचन की, लेकिन क्रिया एक वचन की, तो आर को रिमूव करेंगे और इज लगा देंगे। तो आपने क्या देखा जी, ये कि हम ऐसे इसको बना सकते हैं। और थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, जैसे वही द नंबर और अ नंबर के साथ था, कॉपी कर लीजिए। देखो, अब अपन बात करते हैं कुछ अगले कंसेप्ट की, बिल्कुल समापन की ओर चल रहे हैं इसके। पर मैं आपको बोल रहा हूं, जिसने पूरे पार्ट ढंग से देख लिए और इसके सारे प्रश्न करेगा, और विद्यार्थी कर रहे हैं, वो मुझे सूचित भी कर रहे हैं कि हमने रीट के पुराने पर्चों के प्रश्न कर ले, सेकंड ग्रेड के कर ले, एसएससी के कर ले। तो आप लोगों से ही मेरा परामर्श है, केवल टाइम पास के लिए मत करना, ठीक से पेन कॉपी लेकर सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखना, पूरा देखना वीडियो को। अगला जो है हमारे पास, मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, हम उनको देखेंगे कि वो शुद्ध है क्या शुद्ध है, उसके आधार पर एक कंसेप्ट तैयार करेंगे। बात समझ में आई तो हाँ बोलो। देखो, मैंने यहाँ लिखा पहला सेंटेंस, आई के डी शर्मा। आई के डी शर्मा। अब मुझे इतना सा बताओ कि ये के डी शर्मा और ये आई दोनों अलग अलग है, एक ही है? ये दोनों एक ही है। ये जो के डी शर्मा आ रहा है, ये इसी का परिचय दे रहा है। ध्यान दीजिएगा साहब, इज ऑब्लिक एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। अभी कोई रूल नहीं बताया मैंने, कोई कंसेप्ट नहीं बताया, कुछ वाक्य दे रहा हूं, उन वाक्यों से कोई रूल तैयार करेंगे, कोई कंसेप्ट निकालेंगे। MS धोनी, द फॉर्मर कैप्टन of
टीम इंडिया। R is oblique R in my city. You a student of mine. You a student of mine. Is oblique are talented. 3 सेंटेंस है और इसके पहले हमने इसका कोई रूल डिस्क्राइब नहीं किया, तो अब हम बताना क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ऊपर खाली जगह छोड़ी हुई है। मुझे इतना सा बता दो कि ये केडी शर्मा और ये आई, ये दोनों पर्सनैलिटी एक है कि नहीं है? बिल्कुल एक है। ये आई प्रोनाउन है, ये केडी शर्मा जो आ रहा है वो इसी की बात कर रहा है। ये जो द फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडिया, ये MS धोनी है। ये यू आर अ स्टूडेंट ऑफ माइन, वो यू ही है। बच्चे और बच्चे इसको बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। क्या बोलते हैं जी? नाउन इन अपोजिशन। तो मैं यहाँ ये करना चाह रहा हूँ, नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन के साथ जो वर्ब आती है तो अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। नाउन इन अपोजिशन में वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। देखो यहाँ ये जो नाउन इन अपोजिशन है और ये आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ केडी शर्मा के अनुसार अगर क्रिया लगाओगे तो इज जाएगी। ध्यान दीजिएगा साहब, केडी शर्मा के अनुसार लगाओगे तो इज जाएगी और आई के अनुसार लगाओगे तो एम जाएगी। लेकिन नाउन अपोजिशन का तात्पर्य क्या है कि ये जो नाउन आ रहा है वो इसी सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है। इसी सब्जेक्ट क्वालिफाई क्या कर रहा है, बल्कि वही है, उसके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अतिरिक्त सूचना मिल रही है। आई जिसका नाम ही क्या है, केडी शर्मा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि केडी शर्मा के अनुसार लगाएंगे तो इज होगा और आई के अनुसार लगाएंगे तो एम होगा। अब ये धर्म संकट हो गया, लेकिन आप मुझे बताइए अहम सब्जेक्ट कौन है, केडी शर्मा या आई? जो वक्ता है, बोलने वाला। इसका मतलब हमारे यहाँ पर नाउन क्या आनी चाहिए, ध्यान देना साहब। ये यहाँ पर लोचा है, इसके अनुसार लगा देंगे तो ये हो जाएगी, राय के अनुसार लगाएंगे तो यहाँ क्रिया नाउन अपोजिशन के अनुसार नहीं बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार, जो मूल सब्जेक्ट इसलिए लिखा है नाउन इन अपोजिशन में वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। आई केडी शर्मा एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। में जिसका नाम केडी शर्मा है, मैं अंग्रेजी का एक टीचर हूँ। अब हिंदी जब हम बोलते तो ऐसे नहीं बोलते कि मैं जिसका नाम हम बोलते हैं मैं केडी शर्मा अंग्रेजी का टीचर हूँ, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। ठीक है सर, हूबहू हिंदी ना निकालें किसी भी सेंटेंस की। MS धोनी द फॉर्मर कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, यही है। इज इन माई सिटी, MS धोनी जो भारतीय टीम का कप्तान था, पूर्व कप्तान, वो मेरे शहर में है। यू तुम स्टूडेंट ऑफ माइन, स्टूडेंट ऑफ माइन की बात करूंगा तो इज लग जाएगा, लेकिन मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर यू है तो क्या लगाना पड़ेगा जी, आर। आप समझ गए। आपके पर्चे में इस टाइप से ही प्रश्न आया, जब अच्छे प्रश्न आते हैं तो फिर इस टाइप से प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा साहब। हटा दूं, देखो इसको बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। अगला हम बात करें कंसेप्ट का। हमारे पास पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ध्यान देना साहब, 3 पर्सन होते हैं। थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं। अब वो तीनों एक साथ आ जाएं, तीनों एक साथ आ जाए तो वो किस क्रम में होंगे? तो सबसे पहले जान लीजिएगा, फर्स्ट पर्सन इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन इसमें यू, और थर्ड पर्सन इसके अंतर्गत कौन आता है जी, ही आता है, शी आता है, इट आता है, और इनका बहुवचन हो जाता है दे। सुन लीजिएगा, और ये सब सब्जेक्टिव फॉर्म है। हेलो, सब्जेक्टिव फॉर्म।
ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। जरा यूँ देख लीजिए, ये थर्ड पर्सन है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। और इसी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म की बात करूँगा तो आई का मी, इसका अस और इसका यू ही होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इटी होता है, दे का देम होता है, देम होता है। अब मेरा प्रश्न यहाँ पर क्या है, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, प्रोनाउन की फॉर्म क्यों लिख रहा हूँ, प्रोनाउन क्यों बता रहा हूँ। अगर ये तीनों एक साथ हो जाए, जैसे मैंने आपसे कहा तुम, मैं और वह क्रिकेट खेलने चलेंगे, आप, वह और मैं अंग्रेजी पढ़ेंगे, तो जब ये तीनों एक साथ आ जाए तो इनका क्रम क्या होना चाहिए, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप जानते हो फर्स्ट पर्सन वक्ता होता है, सेकंड श्रोता होता है, जिसके बारे में बात करते हैं वो सब थर्ड होता है। ये फर्स्ट पर्सन एक वचन, ये इसका बहुवचन है, ये एक वचन भी होता है, बहुवचन भी है, लेकिन इसके साथ ट्रीटमेंट हमेशा बहुवचन का दिया जाता है, व्यवहार बहुवचन का किया जाता है। ये तीनों एक वचन है, हेलो, तीनों एक वचन, और इन तीनों का बहुवचन होता है दे, यानी कि ही का बहुवचन भी दे, शी का भी और इट का भी। दो लड़कियां जा रही तो भी दे आर गोइंग, दो लड़के जा रहे हैं तो भी दे आर गोइंग। एक पेन है तो इट इज माई पेन, और एक से ज़्यादा है तो दे आर यू गेटिंग। तो कहने का मेरा तात्पर्य, पर ये तीनों अगर एक साथ आ जाए, तीनों हमारे एक साथ आ जाए, तो फिर हम वहाँ कैसे यूज करेंगे। तो मेरा आपसे यहाँ पर इनको हटा रहा हूँ, जिनको नहीं पता हो नोट कर लेना। देखो, शी, ही और इट तीनों का बहुवचन दे, जबकि यू का बहुवचन यू, आई का बहुवचन वी, मैं, हम। तुम बताया था मैंने कल, एक के लिए भी हो सकता है और एक से ज़्यादा के लिए भी। तो ध्यान देना, यहाँ दो बातें हैं। गुड सेंस, गुड सेंस का मतलब अच्छे सेंस में उनका क्रम होता है 2 3 1, और वर्ब होती है प्लुरल। ये 2 3 1 का तात्पर्य क्या है, देखो, पहले कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर कौन सा जी, थर्ड पर्सन, और फिर फर्स्ट पर्सन। ये तात्पर्य 2 3 1 का, यानी कि तीनों एक साथ आ रहे हो तो पहले सेकंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। नहीं समझे ना, तीनों पर्सन एक साथ आ रहे हो। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है, आई और वी। सेकंड में कौन होता है, यू। बाकी सारा जमाना ही किस में होता है, हेलो। थर्ड में वक्ता फर्स्ट, श्रोता सेकंड, और जिसके बारे में बात करें वो सब थर्ड। तो तीनों एक साथ पधार रहे हों तो पहले किसका प्रयोग करोगे, सेकंड का, और फिर थर्ड का, और फिर 231। पर किस में, गुड सेंस में, अच्छे अर्थ में, यानी कि जो सेंस पॉजिटिव अर्थ देता हो। और वर्ब कैसे, प्लुरल। जैसे अब मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको स्पष्ट करूं। ललिता, यू एंड आई आर स्टूडेंट्स। मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, क्रम तय करेंगे। पहले हम कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं जैसा हम करते आए हैं। मोहित, अभिषेक, I and you are working hard. You, she and I are friends. देखते हैं इनमें हमारा कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है तो क्यों है। ललिता, यू एंड आई आर स्टूडेंट, ये तो कोई गलत बात नहीं, सेंस तो अच्छा ही है, मतलब पॉजिटिव सेंस है ना, गुड सेंस है ना, अच्छे अर्थ में है ना। तो फिर क्रम क्या होना चाहिए, पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। ललिता तो कौन सा पर्सन है जी, थर्ड, और ये
ये तो कौन सा हो गया 321, वो तो क्या था 231। इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको शुद्ध लिखेंगे। देखो गुड सेंस में, अच्छे सेंस में हमें यूज करना है 231, यानी कि इस वाले वाक्य को मैं अगर शुद्ध करके लिखूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो यानी कि सेकंड पर्सन यू, फिर कहूँगा ललिता एंड आई। अब देखो 2 3 और 1, यू ललिता एंड आई आर स्टूडेंट्स। अब यह कहना बिल्कुल सही है। अब यहाँ ध्यान रखना, अगर आपको एम मिलता है तो वह गलत है। हमारी क्रिया भी क्या होगी, आर, चूँकि हमें बहुवचन की क्रिया यूज करनी है। यू ललिता एंड आई आर स्टूडेंट्स। दूसरा देखो मोहित अभिषेक एंड आई एंड यू। यहाँ भी कंडीशन वही है। मोहित कौन सा, तीसरा, अभिषेक भी तीसरा, ये पहला और ये दूसरा। ये 312 हो रहा है, तब ये 312 हो रहा है तो ये भी गलत है। हमें तो क्या चाहिए 231। यहाँ तो क्या हो रहा था 321 और यहाँ हो रहा है 312। ध्यान दीजिएगा साहब। तो अब ये भी हमारा गलत है, आप खुद देख लीजिए। दोनों थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो इसको सही करने के लिए मैं वापस ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान देना। इसको ऊपर लिख रहा हूँ मैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 231 में यू, फिर तीसरा। अब मोहित और अभिषेक दोनों थर्ड पर्सन है तो किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मोहित अभिषेक, यू मोहित कोमा अभिषेक। फिर अब ये हो गया 2 3 और अब क्या बच रहा है, मोहित हो गया, अभिषेक हो गया, यू आई। तो मुझे कहना होगा एंड आई आर एंड आई आर वर्किंग हार्ड। थोड़ा समझना। और यहाँ मान लो आई के अनुसार एम भी दे रखा है, तो फिर हम वापस देखते हैं क्या लगाना होगा। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। यानी कि अगर बात करूँ तो 2 3, ये भी 3 और ये 1, यानी कि वही 231। ये दोनों तो एक ही है ना, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब आई के अनुसार क्रिया लगाओगे तो एम जाएगी नहीं, पर क्रिया होगी प्लूरल की। कौन सी क्रिया होगी जी, प्लूरल की। अब आपको करना पड़ेगा यू मोहित अभिषेक एंड आई आर वर्किंग हार्ड। तो उम्मीद करूंगा कि अच्छा, नीचे एक वाक्य और बच रहा है, यू सी एंड आई आर। कौन सा पर्सन, सेकंड, कौन सा थर्ड, कौन सा फर्स्ट। 231, यस नो। यहाँ भी मैं एम लगा दूं तो आपको क्या चुनना होगा, ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूज ना रहे कि आई के साथ तो एम लगता है। जी हाँ एम लगता है, लेकिन अभी तीनों एक साथ आ रहे हैं, और जब तीनों एक साथ आ रहे हैं तो फिर एक एम नहीं बल्कि आर लग गया, क्योंकि क्रिया प्लूरल की ही आएगी। क्या बोल रहा हूँ, क्रिया प्लूरल की ही आएगी। तो यहाँ दूसरा, तीसरा और पहला, यानी कि सेकंड, थर्ड और फर्स्ट 231। उम्मीद करता हूँ ये आप समझे होंगे। तो मैं एक बार फिर सुनो। गुड सेंस में सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, और क्रिया बहुवचन की। अब देखो, अगर तीनों नहीं हो करके दो एक साथ हों, सुनो सुनो क्या बोल रहा हूं, तीनों पर्सन एक साथ नहीं हो करके दो एक साथ हो, यानी कि ये जो 231 है इसमें तो 3 आ रहे हैं ना तीनों पर्सन, अब 2 हों तो थोड़ा सा बुद्धि लगा लें कि इसके जोड़े कितने बन जाएंगे। इसके जोड़े मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, 23 और क्या बन जाएगा बताओ, 21 और 31। कुछ समझ में आया? मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा, क्या करना चाह रहा हूँ मेरे भैया और बहनों, 231 के जोड़े बना लो, कितने बन सकते हैं 2 2 के, तो 23 हो सकता है, 21 हो सकता है और 31 हो सकता है। जरा गौर करना, समझ रहे हो जो बोल रहा हूँ। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप इस टाइप से लेंगे, यानी कि 3 नहीं आकर 2 आ रहा है, सेकंड और थर्ड आ रहा है तो पहले सेकंड फिर थर्ड, फर्स्ट और सेकंड आ रहा है तो पहले सेकंड फिर फर्स्ट, फर्स्ट और थर्ड आ रहा है तो पहले थर्ड फिर फर्स्ट। और वर्ब कौन सी बनेगी, तो यहाँ इनको मैं संक्षेप में यह कह सकता हूँ 2 3 2 1, और इनके साथ भी वर्ब कैसी होगी जी, प्लूरल की। कुछ बात समझ में आई?
टू का तात्पर्य क्या है? सेकंड पर्सन, थर्ड का थर्ड पर्सन और वन का फर्स्ट पर्सन। गुड सेंस में ये भी किसकी बात हो रही है? वापस गुड सेंस के अंतर्गत, ध्यान रखना। गुड सेंस में मैं जानता हूं बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो बहुत केयरफुली पढ़ते हैं, एक एक शब्द को समझते हुए, मालूम है मुझे। उन्हीं के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर 3 नहीं आकर के 2 आ गए तो उनका क्रम वही रहेगा जैसा था। यही तो था हमारे पास गुड सेंस में 231, उसी 231 से हमने ये बना लिया और बहुत पिलजल के जैसे। ध्यान देना, सी एंड यू हैज डन वेल, I and Mohit are friends. Geeta and you are watching a movie. I and you likes each other. अब बुद्धि का इस्तेमाल करो, सोचो क्या ये क्रम सही है? कौन सा पर्सन? थर्ड। ये कौन सा? भाई साहब कहीं 32 आ रहा है जोड़े में? नहीं आ रहा ना, 32 नहीं आ रहा बल्कि 23 आ रहा है। तो 23 आ रहा है तो पहले 2 और फिर 3, यानी कि ये वाक्य शुद्ध करने के लिए मैं इधर शुद्ध करके लिखता हूँ। ध्यान देना, ये तो अशुद्ध हो गया। अब शुद्ध वाक्य क्या होगा? यू एंड शी। अब देखो हैज लगेगा नहीं, क्योंकि क्रिया कैसी होनी चाहिए? बहुवचन की, हैव डन वेल। ध्यान देना, यह गलत था। फिर आगे वापस इधर देखो, आई एंड मोहित। आई कौन सा? फर्स्ट। मोहित कौन सा? थर्ड। क्या 13 का जोड़ा बन रहा है? 13 का जोड़ा बन रहा है। 13 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 31 का बन रहा है। 31 होने का मतलब मोहित कहाँ आएगा? आगे। तो क्या कहोगे? मोहित, जिनका नाम मोहित है वो सुन लो ध्यान से, मोहित एंड आई। अब यहाँ आई के अनुसार एम लगाऊं? नहीं, क्या लगाना पड़ेगा? आर। क्यों? क्योंकि जब ऐसे एंड से जुड़े हुए हों दो प्रोनाउन गुड सेंस में तो क्रिया बहुवचन की आती है। अब देखो गीता कौन सा पर्सन है? थर्ड। यू कौन सा है? ये पुनः क्या बन गया? गीता एंड यू। ये तो 32 हो गया। 32 का जोड़ा है क्या हमारे पास? जोड़ा किसका है? 23 का। यानी कि ये वाला सेंटेंस भी आपका गलत हो गया। और इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं ऊपर हटा दूँ अब उनको। देखो, इसको सही करने के लिए हमें करना पड़ेगा क्या? पहले यू लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए? पहले सेकंड पर्सन और उसके बाद थर्ड पर्सन। तो क्या कहूँगा? यू एंड गीता। यू एंड गीता। इज या आर? आर। ये गीता के अनुसार नहीं, इन दोनों के अनुसार लगा है। यू एंड गीता आर वॉचिंग अ मूवी। अब आपका वाक्य शुद्ध हो गया। ये भी अशुद्धता, ये भी अशुद्धता और ये भी अशुद्धता में क्रॉस लगा रहा हूं। आई एंड यू लाइक्स ईच अदर। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट। यू कौन सा पर्सन? सेकंड। क्या 12 का जोड़ा बन रहा है? 12 का जोड़ा बताइए। 12 का तो जोड़ा नहीं बनता। तो जोड़ा किसका बनता है? 21 का, क्योंकि हमारे पास कुल मिलाकर क्या था? 231। इस 231 में कितने जोड़े बने थे? 23। और दूसरा जोड़ा बना था 21 और 31। इसी को तो बांटा ना जोड़ों में, तो ये ऐसे बन गया था। तो यहाँ पर क्या है? ये तो 12 बन रहा है। और 12 को 21 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। 12 को 21 बनाने के लिए आप 2 को आगे ले आओ। यानी कि इसको सही करने के लिए यू एंड आई लाइक से तो एक वचन है ना, तो क्रिया किसकी आएगी? बहुवचन की। यू एंड आई लाइक ईच अदर। अरे सही बात है ना, आप और हम एक दूसरे को
पसंद करते हैं। अब आपका वाक्य शुद्ध हो गया, ये अशुद्ध थे। ठीक है साहब, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। वो जितना आसान दिखाई दे रहा है ना उतना नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, बस प्रैक्टिस मांगती है। समझ में आ रही बात? एवरीथिंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस। हर चीज़ को प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना इन पर। ये अभी गुड साइंस में, रुको क्या बोल रहा हूँ, ये गुड साइंस में है। आखिरी में कल लेकर आऊँगा जिसमें बताऊँगा बैड साइंस में ये क्रम नहीं चलता। ये साइंस ये क्रम तो ये 2, 3, 1 का क्रम तो किस में चल रहा है? गुड साइंस में। बैड साइंस में कुछ और होगा जिसके बारे में आगे चर्चा करूँगा। ठीक है साहब, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और अगर मेरा प्रयास ही आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और आपको अच्छा ना लगा हो तो फिर आपकी मर्जी है जो करना, लेकिन पहले एक बार ठीक से सुनना। ठीक है, थैंक यू।